हाँ तो दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो है अगला चैप्टर। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो है अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, क्रिप्स मिशन का क्या है, बेबल योजना क्या है, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, इसके अलावा बहुत सारी जो अधिनियम है हम लोग उसका चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमारे संविधान का कैसे विकास हुआ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम आपको भारत की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में हम आपको बताएंगे। काफ़ी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, खास करके यदि आप लोक सेवा आयोग या बीपीएससी या किसी कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जो यदि पॉलिटिकल साइंस के नेट के भी जो यदि विद्यार्थी हैं, नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग आज भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना के बारे में हम लोग एक एक करके एक एक बिंदुओं को समझेंगे। इससे जो है प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन जो है आपको ऑनलाइन जो है टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया जाता है। इसी चैप्टर से आज शाम को आपको ऑनलाइन टेस्ट की लिंक दिया जाएगा, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम भारत की प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष भी इसको कहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आप इंग्लिश में भी यहाँ प्रेम्बल को पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम भारत की प्रस्तावना जो है उसके अर्थ को जानते हैं कि आखिर इसमें जो प्रस्तावना में जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है। इस प्रस्तावना के बारे में हमको संविधान में जब इसका संकलन किया गया तो इस प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम लोग संप्रभुता संपन्न, अब सबसे पहले देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, तो उसको हम लोग संप्रभुता संपन्न के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे पहले भी हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र का अर्थ होता है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हो तथा अपना निर्णय खुद ले, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई भी जो है समावेश नहीं हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा वह अपने किसी भी आंतरिक और बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि और मित्रता करने के लिए जो है पूर्ण स्वतंत्र है। तो जो भी प्रभुता संपन्न देश होते हैं वो उनको फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है कि अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों को कैसे जो है चलाना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है। जो भी संप्रभुता संपन्न देश होता है उसमें जो है उस देश के लोग जो होते हैं संविधान के मूल स्रोत होते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में की प्रभुता तो यहाँ की लोगों में निहित है। अब बात आती है कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा अधिग्रहण, किसी भी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। हमारा देश जो है संप्रभुता संपन्न है, तो इसका यह अधिकार बनता है कि विदेशी सीमा अधिग्रहण कैसे करें। आज आप लोग देख रहे हैं चाइना और भारत, पाकिस्तान के साथ जो है ये हमारे जो है पड़ोसी देश हैं, लेकिन सीमा निर्धारण लेकर कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो है आज टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो लेकिन भारत, अब बात आती है समाजवादी।
समाजवादी क्या है? देखिए, सोशलिस्ट का हम लोग थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। समाजवाद, सोशलिज्म में संविधान का अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज में समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। भारतीय जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाज है। इसे राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिससे उत्पादन और वितरण के सभी संसाधन का राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन है। देखिए, भारतीय समाजवाद जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें जो है गांधीवादी समाजवाद की ओर थोड़ा ज्यादा झुकाव है। अब चलते हैं पंथ निरपेक्ष। हमारे भारत की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, सेकुलर कह सकते हैं। तो हमारा देश जो भारत है एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट है। तो बात आती है कि आखिर ये पंथ निरपेक्ष क्या है। देखिए, पंथ निरपेक्ष से का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन, नॉन रिलीजियस या अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और यह किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। हमारे देश में सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, किसी धर्म विशेष के आधार पर यहाँ नहीं देखा जाता। इसका तात्पर्य है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष होने के चलते, धर्म निरपेक्ष होने के चलते हमारा देश जो है धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी तरह का विभेद उत्पन्न नहीं करेगा। अब बात आती है कि राज्य धर्म को किसी नागरिक को व्यक्तिगत विषय समझता है, जिससे किसी भी धर्म में विश्वास करने या न करने का अधिकार सम्मिलित है। इसके बाद भी भारत अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण उस अर्थ में पंथ निरपेक्ष सेकुलर नहीं है जिस अर्थ में पश्चिम के बहुत सारे देश हैं जो धर्म के आधार पर, जैसे बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, वे लोग इस्लाम धर्म को बहुलता से मान्यता देते हैं। तो हमारे भारत के संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। उसमें संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये तीन शब्द जो है हमारे देश का जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात आती है लोकतांत्रिक। हमारे प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक होने का, हमारे देश को डेमोक्रेटिक होने का भी उल्लेख है। तो चलते हैं कि लोकतांत्रिक आखिर है क्या। देखिए, लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित है। आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक पद्धति है। यहाँ जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो है सत्ता का संचालन होता है। तो भारत का प्रातिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था पालन करता है, जिसमें सांसद, जिसको हम लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तथा विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। हमारे देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो हमारे देश में संसद के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, ये संसद के सदस्य में जो होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वे डायरेक्ट जनता द्वारा, भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और एमएलए जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो भी डायरेक्ट भारत के जनता द्वारा चुने जाते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत निचले स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत हमारे देश में त्रिस्तरीय जो है पंचायत का जो है नियम आया, जिसके अंतर्गत पंचायत और नगर पालिका के माध्यम से लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया है, जिसका उल्लेख जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके होते हुए प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। देखिए, लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। पूरे विश्व में आज एक स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इस्तेमाल होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 मुख्य औजार है, जिसमें आपका परिपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल,
प्रत्याशी को लोग रिकॉल भी कर सकते हैं, ये उसकी एक खूबी है। जनमत संग्रह, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो है जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें जनता जो चुनती है उसको रिकॉल नहीं कर सकती है। दोनों की अपनी अलग अलग जो है खूबियाँ है, अलग अलग मेरिट है, अलग अलग डिमेरिट है। जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा देश जो है गणराज्य, प्रस्तावना में जो है उद्देशिका में गणराज्य की संज्ञा दी गई है जिसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। तो गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है जिसको गणराज्य है, इसमें जनता जो है सर्वोच्च होती है, इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है और सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव को सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत नहीं होता है, राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो हमारा देश जो है रिपब्लिक है, इसमें हर व्यक्ति को एक समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति में यदि योग्यता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी भी व्यक्ति में यदि क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसके योग्य है तो वो जिले का डीएम बन सकता है, एसपी बन सकता है। यानी जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, छोटे छोटे पोस्ट हैं, यदि आप में उस लायक क्वालिफिकेशन है तो आप उस पद पर जा सकते हैं। अब बात आती है हमारे संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, तो थोड़ा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। उद्देशिका भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्ति की सुनिश्चित करता है। देखिए, हमारा देश में संविधान में जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य कल्याणकारी प्रकृति का है और अपने नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी सुनिश्चित कराता है, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। अब जानते हैं कि पहले हमारे देश में 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, लेकिन उसको फिर संशोधन करके 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। अब बात आती है कि जबकि पिछड़े हुए नागरिक का आरक्षण अनुच्छेद 15(4) उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है जिसमें राज्यों को नीति बनाने का भी सलाह देता है, जिसके अंतर्गत भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में जो है हेल्प मिले। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। मैं पहले भी बताया गया था कि भारत के संविधान के स्रोत में जो रूस की क्रांति हुई थी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का चर्चा किया गया था, तो 1917 की रूसी क्रांति से इस शब्द को लिया गया है। अब चलते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे देश के लोगों को हमारे संविधान में खास करके प्रेम्बल में शुरुआत में ही विचार की, अपनी अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो स्वतंत्रता एक मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी को अनिवार्य विशेषता है जो किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक पक्षों को पूर्ण विकास में सहायता करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। तो उसका हम लोग चर्चा करते हैं। पहले जो है सबसे पहला जो है आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं है और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए, जब तक प्रतिष्ठा का अवसर की समता नहीं है तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक प्रतिष्ठा के अवसर की समता नहीं आएगी, इक्वलिटी नहीं आएगी, तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में भारतीय संविधान केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी विभेद को अवैधानिक, इलीगल घोषित करता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में किया गया है। अब बात आता है कि इसके साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं उसको हमारे देश की
मुख्य धारा में जोड़ने हेतु उनको भी आगे लाना होगा। तो इसके लिए हमारा संविधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए हैं, ताकि जो भी समाज के उपेक्षित वर्ग है वे राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए। यह संरक्षात्मक विभेद अर्थात उक्त वर्गों को संरक्षण हेतु किया गया सकारात्मक भेदभाव है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारा देश जो है, जो भी मतलब उपेक्षित वर्ग है उनको आगे लाने का एक जो है प्लेटफॉर्म देने का भी प्रयास करती है। अब बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 39 जो है उसमें महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को भी सुरक्षित करते हैं। समान काम के लिए समान वेतन की मांग बराबर उठते रहते हैं। तो भारत राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें आर्टिकल 39 है, तो आप जानते हैं कि राज्य की जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो राज्यों को एक सलाह दिया गया है, उनको मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि महिला तथा पुरुष को जो जीवन यापन है उनको पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है सुरक्षित करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे देश का उद्देशिका है, प्रस्तावना है, संविधान के भाग होने पर कुछ इसके में विवाद भी हुआ कि आखिर ये जो प्रस्तावना है इस संविधान का पार्ट है कि नहीं है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विवाद हुए हैं जिससे प्राय प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है बेरूबारी यूनियन के मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखिए 1960 में एक मामला आया जिसको हम लोग बेरूबारी यूनियन मामला बोलते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद जुलाई 1967 में गोलकनाथ मामले में सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। 1967 में गोलकनाथ मामला आता है, उसमें सहमति की गई प्रस्तावना क्या है, जो संविधान बनाने वाले थे उनकी यह मन की क्या थी, एक कुंजी है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का जो है सहारा लिया गया है। फिर 1973 में एक आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद विवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है केशवानंद। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था, जिसमें आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1960 में बताया था कि जो प्रस्तावना है उस संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उस फैसले को पलटते हुए उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है और संसद के संशोधन करने का शक्ति का विषय उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान का अनुप्रावधान है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि अब संविधान में जो है प्रस्तावना में भी जो है सरकार संसद जो है संशोधन कर सकती है। अब बात आती है कि यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हालांकि यह संविधान के अनिवार्य भाग नहीं है। यहाँ एक और बात बताया गया कि प्रस्तावना में जो मूल ढांचा है उसको बिना नष्ट किए हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्वलोकन भी इसकी मौलिक संरचना है। तो इस तरह से बहुत सारे मामले जो हैं आए हुए हैं। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और मामला आया था, इसका हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। रघुनाथ राव मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, इसके द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता जैसा कि संविधान में समाविष्ट है का अभिप्राय देश के सभी वर्गों में व्याप्त भ्रातृत्व की भावना, राज्य पंथ निरपेक्ष सभी वर्गों के मौलिक अधिकारों अन्य अधिकारों को सुनिश्चित कर तथा उनके हितों का संरक्षण करके बंधुता का लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की गई है। अब बात आती है
इसके बावजूद भी बंधुता को उत्तरोत्तर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने से इसका अर्थ और अधिक व्यापक होगा। देखिए इसका बार बार चर्चा आ गया है कि 42वें संविधान संशोधन में अखंडता को, समाजवादी को और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और एक और मैं बात बताता हूँ, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में यह हर भारतीय को नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को जो है प्रोत्साहित करेगा। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्ला थे, उन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो प्रकरण है उसके अंतर्गत संविधान की मूल आत्मा कहा है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है। अब कुछ उद्देशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और संविधान का अंग जो है 1950 का गोपालनवाद संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं। इसका मतलब है कि न्यायालय, और उसके बाद बेरूबारी मामला है 1960 में जिसका हम लोग चर्चा कर लिए हैं। उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती वाद विवाद हुआ जिसमें स्वीकार किया गया कि यह संविधान का भाग है। फिर 1995 में एक LIC मामला आया, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। उसके बाद उद्देशिका में संशोधन जो है केशवानंद भारती वाद 1973, प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर 42वां संशोधन 1976 में हुआ जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ। उसके बाद 1960 में बेरूबारी मामला आया, 1973 में केशवानंद भारती वाद आया जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखते रहें। इसका नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा नागरिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग भारतीय संविधान को शुरू से अंत तक हम लोग इसी तरह से स्टडी करेंगे। और यदि अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। और शाम को इवनिंग में इसका जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो आपका लिंक भी मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसे हो रही है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें कितना जो है इससे हमें बेनिफिट हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।